अहमद तौकीर, मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम्हें? जी सर। अच्छा, आज हमने यार नया चैप्टर शुरू करना है, तो हेडिंग दो डायनामिक्स। इसकी वर्कशीट्स नोट्स जो है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। डायनामिक्स के पहले कंटेंट्स लिख लो। डायनामिक्स के कंटेंट्स आप मेरे साथ लिख लो। डायनामिक्स के कंटेंट्स हैं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मोमेंटम। बेटा सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम। बेटा दूसरे नंबर पे इसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे मोमेंटम, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ। आज मैंने एक सर आपकी आवाज आना बंद हो गई है। सर जी आप म्यूट हुए हैं। सॉरी बेटा। अच्छा, इसके बाद होगा, अभी मैं कंटेंट्स लिख रहा था, वैसे तो कुछ मिस नहीं हुआ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद लिखो नंबर 4, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली है, हाँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। अभी वैसे जो मुझे पता चला है ना, जनरली इस्लामाबाद का सिर्फ एक जगह है जहां पे बहुत न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होती है ना एडवर्टाइजमेंट, उसके थ्रू जो आपकी मार्केट है ना वो टेम्परेरी होती है। बच्चों का जो रिजल्ट होता है ना, उसके थ्रू जो मार्केट है वो परमानेंट होती है। फर्स्ट करो मैं इसको पढ़ाता हूँ ना, और इसका रिजल्ट आता है, तुम्हें पढ़ाता हूँ तुम्हारा रिजल्ट आता है, उससे जो मार्केट बनती है वो लॉन्ग टर्म होती है। जो वो बैनर शैनर लगाते हैं ना उधर रोड्स पे, उसकी वजह से एक बार तो बच्चा आ जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा अच्छा ग्रेड नहीं लेता फिर वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको बच्चे का ग्रेड निकालना है, जो बच्चा आपके पास आ गया उसको अच्छा पढ़ाओ, ग्रेड निकालो, वो बच्चा, लेकिन वो तभी होगा जब इम्तिहान होगा। अच्छा, आप देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 5 लिखो,
बाकी ये कहानियां होती हैं, ये जो एड शेड होते हैं ना, ये ड्रामे होते हैं सारे। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस। नंबर 6 लिखो। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, नंबर 6 लिखो। आइसोलेटेड सिस्टम्स। नंबर 7 लिखो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नंबर 8 लिखो। टाइप्स of collisions: elastic और inelastic। टाइप्स ऑफ collisions में क्या हो गया? इलास्टिक और inelastic। और आखिरी टॉपिक नंबर 9 इज टू डायमेंशनल collisions। काफी बड़ा चैप्टर है सर। काफी ही बड़ा चैप्टर है, आपके सिलेबस का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है। वेव्स और सुपरपोजिशन की तो हाँ, अच्छा देखो, इसके बाद वेव्स पे चले जाएंगे सीधे। स्किप कुछ नहीं होता। अच्छा देखो, क्योंकि जब वेव्स इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, अब आप सबसे पहले लिखें नंबर 1 मोमेंटम। और एक चीज याद रखिएगा, मैं मोमेंटम की लंबी लंबी कहानियां सुनाऊंगा, वो एग्जाम में किसी काम की नहीं है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है बस उस पर फोकस करो। मोमेंटम होता है कोई चीज कितना डैमेज करेगी, और वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी और मास पे। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object is called its momentum। अब आप लिखेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला। तो आप लिखें मोमेंटम इज इक्वल टू, आप लिखेंगे मोमेंटम is equal to mass multiplied with velocity। एक और चीज, मोमेंटम का सिंबल क्या होगा? देखो, सिंबल फॉर मोमेंटम, इट्स नॉट m बट इट्स p। सिंबल फॉर मोमेंटम p होता है। कैपिटल स्मॉलर से फर्क नहीं पड़ता, दोनों यूज होता है। वैसे जनरली स्मॉलर होता है, आप कैपिटल भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता। आपके पेपर में स्मॉलर p यूज होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब p is equal to m multiplied by with v। मोमेंटम इज अ वेक्टर और स्केलर। कैसे पता चलेगा? एडिशन का मेथड। मोमेंटम्स को ऐड कैसे करेंगे? तो लिखो मोमेंटम इज अ वेक्टर। मोमेंटम इज अ वेक्टर। मोमेंटम जो है ये वेक्टर होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज ना, it is always in the direction of motion। बेटा मोमेंटम हमेशा जो है ना मोशन की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद लिखो यूनिट। यूनिट आप फॉर्मूला से देख लो,
जब आप लिखेंगे P इज इक्वल टू M इंटू V, तो फिर M का यूनिट क्या होगा आप खुद मुझे बताएं। M का यूनिट होगा किलोग्राम और V का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो इसका ओवरऑल यूनिट क्या बनेगा? तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, हाँ, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम में बस सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे हम। ये टॉपिक कवर हो गया भाई? इस तरह नहीं होता, द वे यू आर थिंकिंग इस तरह होता ही नहीं है। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं, और टीचर को जब जरूरत फील होती है कि आप एग्जांपल्स करें, वो तभी करवाता है। और वो वाली एग्जांपल्स जो पास पेपर में नहीं आती, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। फर्ज करें अगर मैं आपको मोमेंटम का डाटा दे के कहूँ मोमेंटम कैलकुलेट करो, आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। तो आपका सवाल वही होना चाहिए जो पास पेपर से रिलेट हो, रेलिवेंट हो, वरना तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। मार्च अप्रैल में पास पेपर्स करना, मार्च तक हमारा सिलेबस जाएगा, मार्च के आखिर में पास पेपर, सिलेबस मार्च तक जाएगा जितनी मेरी समझ है। हाँ, अच्छा देखो, लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम। सर अभी भी बच्चे काफी सुस्त हैं हमारे क्लास में। छोड़ दो उस बात को, मेरे ऊपर छोड़ो। चेंज ऑफ मोमेंटम वैसे ए लेवल में ना, ए लेवल में, ओ में कोई और बात हो सकती है, ए लेवल में पिछले 5 साल में तुम्हें ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने सर से पूरा टाइम पढ़ा और मेरा काम नहीं हुआ। तो वो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। वो और देखो, जब मुझे इमरजेंसी फील होती है ना कभी, तो मैं ऑन पर्पस फिर ज्यादा क्लासें रखता हूँ वीकेंड्स पे। हाँ, देखो 2 ऑप्शंस होते हैं टीचर के पास। एक ऑप्शन ये होता है कि टॉपिक खाना शुरू कर दे, और बहुत सारे टीचर हैं जो टॉपिक खा जाते हैं। जब टीचर को प्रेशर फील होता है ना, तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि टीचर टॉपिक खाना शुरू कर दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि टीचर बच्चों को बताए कि वी नीड एक्स्ट्रा टाइम, तो हमें ज्यादा क्लासें लेनी पड़ेंगी। तो मेरा दूसरा अप्रोच है, तुम खुद ऑब्जर्व कर चुके हो, मैंने 6-6 घंटे की क्लासें ली हैं। उस वक्त मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था। फर्ज करें अगर मैं वर्ब की डेफिनेशन लिखवा के यस बोल के आगे चला जाता, तो हो सकता था ना, बच्चे को क्या पता चलना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में पेपर भी करने हैं। अच्छा, आप देखें चेंज ऑफ मोमेंटम, जब मुझे फील होगा ना कि अब टाइम ज्यादा करना है, मैं बता दूंगा। और ऑब्वियसली हमने कंप्रोमाइज उस पे रिजल्ट या ग्रेड पे नहीं करना, फिजिक्स आपको आना चाहिए। चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। स्कूल या एकेडमी में आप कितना बच्चा पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आप पढ़ाते हैं उसका सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन जो है ना बच्चे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एग्जाम की बेसिस पे, ये नहीं कि कहानियां अच्छी सुनाते थे। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब तुम एग्जाम दे के बैठो तुम कहो यार ठीक सर था। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू, बेटा फाइनल मोमेंटम होगा एम वी और इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा एम वी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम यू। कॉपी हो गया? चलें अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। think mass into velocity minus sorry final velocity minus mass into final velocity minus mass into initial velocity, आप सही समझ रहे हैं। अब चेंज ऑफ मोमेंटम की कैलकुलेशन की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिखें, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है। लिखें, a ball of mass, a ball of mass m hits a wall with speed u and rebounds with same speed. Calculate the change
ऑफ मोमेंटम। वासे क्या ये बताया हुआ है कि बॉल इनिशियली राइट पे जा रही थी या लेफ्ट पे जा रही थी? नहीं बताया हुआ ना, तो फिर हम क्या इज्यूम करेंगे? हमारी मर्जी। आपने लेफ्ट पे लेना है लेफ्ट पे ले लो, राइट पे लेना है राइट पे ले लो। एक और बात, आप राइट पे लो या लेफ्ट पे लो, साइन कन्वेंशन यूज होगा। साइन कन्वेंशन क्या होगा? आपकी मर्जी ना, वो भी आपकी मर्जी। आपने राइट को पॉजिटिव लेना है, राइट को पॉजिटिव लो। आपने लेफ्ट को पॉजिटिव लेना है, आप लेफ्ट को पॉजिटिव लो। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी एक होगी इनिशियल रिएक्शन, एक होगी फाइनल रिएक्शन। आप देखेंगे इनिशियल रिएक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फाइनल रिएक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप मेरी बात सुने। फर्ज करें हम इज्यूम करते हैं कि बॉल राइट पे जा रही थी, हम क्लेम तो नहीं कर सकते ना, इज्यूम कर सकते हैं। तो यूं करें, यहां पे बना दें द बॉल, यहां पे क्या बना दें? द बॉल। अब एग्जामिनर ने तो कुछ नहीं बताया हुआ, वी आर इज्यूमिंग इट। और बॉल का मैस कितना था ये बताओ जरा? m। और जा किस तरफ रही थी? राइट साइड पे। और उसकी वेलोसिटी क्या थी? u। रिबाउंड होने के बाद उसकी क्या वेलोसिटी है भाईजान? ना, सेम वेलोसिटी। प्राजी ऐसे ना करो, सेम स्पीड, जिस स्पीड से लगी उसी से वापस आई। तो मुझे बताओ, राइट पे जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव, तो लेफ्ट पे जाते हुए नेगेटिव। अच्छा, अब हम आते हैं जी चेंज ऑफ मोमेंटम पे। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, पी फाइनल की जगह आ जाएगा m टाइम्स, ये फाइनल है ना ये फाइनल और ये इनिशियल। अच्छा, एक चीज का आप ख्याल रहे, आपने एग्जाम में राइट लेफ्ट की बात नहीं करनी। क्यों? जो आप खुद से लेते हैं वो कुछ नहीं होता। राइट लेफ्ट आपने लिया या एग्जामिनर ने बताया हुआ? आपने लिया। इनिशियल और फाइनल एग्जामिनर ने बताया हुआ। तो आपके लिए राइट होगा इनिशियल और लेफ्ट होगा फाइनल। बात समझ आ गई? लेफ्ट राइट जो है वो कुछ नहीं है, इनिशियल फाइनल सब कुछ है। तो m इंटू फाइनल रिएक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव u, क्योंकि ये आपका क्या बन जाएगा? v, और ये आपका क्या बन जाएगा? u। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी भी u है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? माइनस m टाइम्स पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 2mu। अब आपने ये बताना है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। मैं नंबर काट लूंगा आपके, बताओ क्यों? अगर आप टूवर्ड्स लेफ्ट कहेंगे तो मैं नंबर काट लूंगा, क्योंकि एग्जामिनर ने राइट लेफ्ट नहीं कहा हुआ। हाँ, तो आपको क्या कहना चाहिए? टूवर्ड्स राइट लेफ्ट या फाइनल इनिशियल? तो हम कहेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम इज इतना इन द फाइनल डायरेक्शन या अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। समझ आ गई बात? तो आपको कहना है, लिखो चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा राइट लेफ्ट आपने खुद इज्यूम किया था, उसका रेफरेंस आप नहीं दे सकते। तो वासे रूल क्या बन गया? जो आप खुद इज्यूम करेंगे उसका रेफरेंस नहीं दे सकते। हाँ, चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum is 2mu opposite to the initial direction of motion। कोई कंफ्यूजन इसमें? Change of momentum is 2mu opposite to the initial direction of motion। डन? ये है कोई कंफ्यूजन? जी सर, कंफ्यूजन। बिल्कुल लिख सकते हैं सर कंफ्यूजन ये है। जी बेटा आप बताएं। हाँ बेटा आप बताएं। सर कंफ्यूजन ये है कि क्या कहते हैं, ये मोमेंटम, एक तो पहली बात जीरो क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन। क्योंकि और उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे ये समझ आई है कि u दोनों जगह पे सेम है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अब मेरी बात सुन लो, मुझे बताओ अगर वेलोसिटी की बात की जाए, u है 2 राइट साइड पे, v है 2 लेफ्ट साइड पे, तुम्हें कहते हैं बताओ डेल्टा v कितना होगा? डेल्टा v होता है v माइनस u। बताओ तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, 0 या 4?
और 4। तो आपने आंसर खुद ही कर दिया ना। जब वेक्टर होते हैं तो राइट लेफ्ट भी मैटर करता है। तो जो u था वो राइट पे था और जो v था वो लेफ्ट पे था, लेकिन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू u ही थी। ठीक है, तो पहले तो तुमने ये बात समझनी है ना कि जब हिट कर रहा है इनिशियली, ये हिट कर रहा है, ये रिबाउंड कर रहा है, तो तुमसे अगर पूछा जाए बताओ p इनिशियल कितना होगा, तो बेटा p इनिशियल होगा m टाइम्स पॉजिटिव u, क्योंकि राइट पे है। तुमसे पूछा जाए बताओ p फाइनल कितना होगा, तो तुम कहोगे p फाइनल होगा m टाइम्स नेगेटिव u, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो ये नेगेटिव mu। तो तुमसे पूछा जाए डेल्टा p कितना होगा, तो तुम कहोगे सर ये होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो फिर p फाइनल की जगह तुम लिख दोगे नेगेटिव mu और p इनिशियल की जगह तुम लिख दोगे प्लस mu। अब मुझे बताओ तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे है, यहां तक जो मैंने पर्पल वाला लिखा हुआ है उसमें से बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अब एक कंफ्यूजन ये है कि सर चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम का है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब कि पहले ये वेलोसिटी थी अब ये वेलोसिटी थी तो चेंज कितने का हुआ। चेंज ऑफ मोमेंटम का यही मतलब है कि मोमेंटम जो है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कब चेंज होगा, जब मैस चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो। ठीक हो गया ना। अगर वेलोसिटी सेम रहे और मैस चेंज हो जाए तो भी चेंज हो गया, और अगर मैस सेम रहे और वेलोसिटी चेंज हो जाए तो भी चेंज हो गया। बेटा ये मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज कितना हुआ, बस इसका ये मतलब है। अच्छा अब कॉपी हो गया। -2 जी सर। mu। बेटा ज्यादा मतलब समझेंगे तो फिर फाइनल एग्जाम में फेल होने के चांसेस भी अपनी जगह पे हैं, क्योंकि अगर हम टू डीप जाएंगे ना फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को, अगर आपने ये काम शुरू कर दिया ना कि ये मेरी उंगली क्यों है, तो ये मेरी दरमियान वाली उंगली क्यों है, इसको दरमियान वाली उंगली क्यों कहते हैं, तो आपको हाथ का पता ही नहीं चलेगा, आप उंगलियों में ही रह जाएंगे। बात समझ आ गई? जितना समझ आ गया इट्स मोर देन इनफ। पेपर भी देना है बाद में, हम कोई फिलॉसफी डिस्कस नहीं कर रहे। अगला एग्जांपल लिखें। बेटा हमने ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जांपल लिखो, अ बॉल ऑफ मैस। मैं आपको अपनी मर्जी से फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमने एक सर्टेन एग्जाम पास करना है। अ बॉल ऑफ मैस 200 grams hits a wall with a speed of 100 meter per second and rebounds after losing 30% of its initial kinetic energy। लिख दिए बात। A ball of mass 200 grams hits a wall and rebounds after losing 30% of its initial kinetic energy। लिख दी सारी बात। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो। Find the speed after rebound। अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम करेंगे वेरिएबल्स की फॉर्म में, हम इन वैल्यूज पे अभी नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। m को कर लो m, u को कर लो u। क्यों? ताकि सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें जनरल फॉर्म में। चलो, और v को कर लो क्वेश्चन मार्क, लेकिन फाइंड करते हैं v को इन टर्म्स ऑफ ना, इन टर्म्स ऑफ u। v को हम फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ u। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं इनिशियल के ई कितना थी, मैं अभी वैल्यूज पे जा ही नहीं रहा। कैन आई से दैट इट वाज 1/2 mu square? एग्रीड और नॉट? चलो लिख लो। फाइनल के ई क्या थी? 1/2 mv square। वेरी गुड बेटा। अब आप मुझे बताएं लूज कितना हुई? जबरदस्त।
KE lost is 30% of initial KE. अब मैं रुक गया, मुझे बताओ यहां तक समझ आ गई? एग्जामिनर ने यही कहा हुआ है ना कि 30% काइनेटिक एनर्जी लूज हुई और बाकी रिकवर हो गई। हसन बताओ बेटा, आ गई समझ? जी सर। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ फाइनल केई क्या होगी? फाइनल केई इज इक्वल टू इनिशियल केई माइनस लॉस्ट केई। अगर मैं इनिशियल में से लॉस्ट निकाल दूं तो क्या बचेगा? कोई कंफ्यूजन? 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यूं करते हैं, KE इनिशियल माइनस 30%, परसेंट को ओवर 100 लिख सकते हैं, ऑफ KE इनिशियल। तो सर के इनिशियल को रुक तो जाओ ना, समझ आ गई? देखो ऑल्टरनेट चीज ना बताओ, बताओ ये चीज समझ आ गई जो मैं लिख रहा हूं? ऑल्टरनेट चीज तो तुम लिख सकते हो ना, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वो समझ आ गई तो बस ठीक है। अच्छा अब 70% रह गई। 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ KE initial. In other words, 1/2 mv square is 0.7 times of 1/2 mu square. अब आप ये बताएं कि क्या मैं m को m के साथ काट सकता हूं? क्या मैं 1/2 को 1/2 के साथ काट सकता हूं? सर ये 0.7 कहाँ से आया? बेटा 0.7, आप मुझे ये बताएं, आपको ये समझ आ गई? यस सर। आपको ये भी समझ आ गई? जी सर, नहीं सर ये नहीं समझ आई, -30/100। ठीक है वो परसेंट समझ आ गई, आगे सर आगे। आ गई समझ? आगे 30%, 30, इसका मतलब है कि आप बीच में ना फोकस लूज करते हैं, अदरवाइज मुश्किल कुछ नहीं था। ओके सॉरी सर। v square is equal to 0.7 times of u square. क्या मैं दोनों साइड्स का अंडर रूट ले सकता हूं? तो बताओ आंसर क्या आ गया? v is equal to, बेटा आंसर बताओ जरा, एहसन हसन आंसर बताओ यार। एहसन हसन आंसर बताओ। सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। कोई और बच्चा बता दे यार, वहां से 0.7 का अंडर रूट 0.83 0.83। चलें जी, ये हमारे पास बन गया 0.83 टाइम्स ऑफ v। कोई कंफ्यूजन? ऑफ u इन फैक्ट। अच्छा अब ये तो मैंने वेरिएबल्स की फॉर्म में करवा दिया ना, लेकिन आपका जो सवाल है वो तो नंबर्स की फॉर्म में था। तो हमारे सवाल में बताओ u कितना था, हिटिंग स्पीड देख के बताओ। 100 मीटर पर सेकंड, पक्का? तो फिर v कितना हो जाएगा? 0.83 into 100, 83 मीटर पर सेकंड। तो हिटिंग स्पीड 100 और रिबाउंडिंग स्पीड 83। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, लिखो फाइंड चेंज, फाइंड चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू रीबाउंड। तो रिबाउंड करने की वजह से आपको क्या लगता है कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ? तो इट्स बेटर कि इफ यू राइट द वेरिएबल्स और द गिवन डेटा। m क्या है, u क्या है और v क्या है? m है जी 200 grams, but you know that gram is not SI unit. You have to write 200 over 1000, so it will become 0.2 kilograms. So m is 0.2 kilogram. कोई confusion? u पे आ जाओ। 100 meter per second. It is the hitting speed. Rebounding speed, I will say -83, and you have to justify this negative sign.
Because of direction. बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड। अगर 100 की स्पीड से हिट किया और 83 की स्पीड से रिबाउंड किया, एहसन हसन तुम मुझे बता सकते हो कि मैं 83 को नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? सर क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। बेटा बिकॉज इट्स वेलोसिटी। तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। बेटा यहां तक है कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो लिखें डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस, वेरी गुड बेटा, डेल्टा p इज mv माइनस mu। तो बेटा mv हमारे पास हो जाएगा 0.2 kg और v जो है वो है नेगेटिव 83 माइनस 0.2 kg और बेटा u है प्लस 100। अच्छा, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाते हुए ना एक स्कूल में बच्चों को तकरीबन 3 बार ये बात रिपीट की थी कि प्लस माइनस का ख्याल रखना। अब मैंने पेपर मार्क किया तो यही सवाल पेपर में था और 80% बच्चों ने प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, अब इसका फिर कुछ नहीं हो सकता। वहां से आंसर बताओ। -36.6। पक्का? जी सर। नहीं यार, ये तो नहीं आ सकता आई थिंक। पक्का? अच्छा ठीक है, आ सकता है 30। ठीक है ठीक है ठीक, 6 और चेंज ऑफ मोमेंटम का भी वही यूनिट होगा। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने इनिशियल डायरेक्शन को क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव ना? ये देखें, ये आपकी थी इनिशियल डायरेक्शन। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन थी? इनिशियल डायरेक्शन। और इस इनिशियल डायरेक्शन को आपने प्लस लिया हुआ है और ये आपकी है फाइनल डायरेक्शन और इस फाइनल डायरेक्शन को आपने माइनस लिया हुआ है। तो आपका जो आंसर आ रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम का, इट इज इन द इनिशियल डायरेक्शन या ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। लिखेंगे क्या? हाँ, तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम इज 36.6 ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। ये आपको लिखना चाहिए। जब ऑपोजिट लिखेंगे तो फिर नेगेटिव साइन इग्नोर खत्म, वो खत्म। फिर negative positive sign for vectors is the direction, so if you explain the direction then sign is not needed। बेटा वेक्टर का साइन उसकी डायरेक्शन है, अगर आपने डायरेक्शन लिख दी फिर साइन की जरूरत नहीं रहेगी। सर तो ये कंक्लूजन देना जरूरी है। आपको खुद पता होना चाहिए, आपके नोट्स के लिए कंपल्सरी है। चेंज ऑफ मोमेंटम इज यू शुड नो दैट के नेगेटिव साइन क्या बता रहा है। एक्सप्लेनेशन या साइन बिल्कुल बिल्कुल आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज बेटर। 36.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट। जब मैंने डायरेक्शन बता दी फिर मैंने साइन लिखा, इग्नोर कर दिया, तो साइन था डायरेक्शन, डायरेक्शन लिख दी, साइन की जरूरत नहीं है। तो 36.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। चलें जी, कॉपी कर लो यहां तक। हो गया कॉपी? कोई कंफ्यूजन बच्चों? अच्छा, अब हेडिंग दो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओ लेवल में आपने इसको पढ़ा था एज एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन अभी नहीं। अभी आप लिखेंगे rate of change of momentum, rate of change of momentum of an object is equal to the net force on the object। बात समझ आ गई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उसकी जो नेट फोर्स होगी वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होगा।
इसके स्टेटमेंट में हम लिखेंगे F, और F यहां पे क्या होगी, नेट फोर्स, इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यूनिट टाइम आ गया। बिल्कुल सही है। तो रेट का यही मतलब होता है बेटा, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम पे डिवाइड करेंगे ना चेंज को। अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि ये mv माइनस mu ओवर टी, लिख सकते हैं इस तरह? लिख सकते हैं। डेल्टा टी लिखो, टी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल है मेरा, इस फॉर्मूला में जो आपने F लिखा हुआ है, इट्स एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स? एवरेज फोर्स। जो भी फॉर्मूला टाइम के साथ होता है तो लिखो F इज द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। F इज द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपने समझनी है। आपके पास दो तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, एक वो वाले जहां पे रिजल्टेंट फोर्स होगी कांस्टेंट। लिखो if the resultant force is constant, then F is equal to delta P over delta T is valid। बेटा अगर तो रिजल्टेंट फोर्स होगी कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला लगेगा। कोई कंफ्यूजन? इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज वेरिएबल, if the resultant force is variable, then delta P over delta T cannot cannot represent, ऐसे रैंडम स्टेटमेंट नहीं लिखने, पूरी बात समझनी है। cannot represent the force at a given instant, at a given instant, as it will be changing। मेरी बात समझ आइए? as it will be changing instant, as it will be changing instant to instant। अब मैं रुक गया, ये सेंटेंस एक बार दोबारा देखो और समझो। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं बता सकता, ये आपको बताता है एवरेज फोर्स। तो अगर तो फोर्स है कांस्टेंट तो ये आपको फोर्स बताएगा। अगर फोर्स फ्लक्चुएट कर रही है तो जो बीच वाली वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगी। बात समझ आ गई? तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी सिर्फ क्या होगा, एवरेज होगा। तो लिखो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी विल गिव यू द एवरेज, will be only average force। तो कभी ये ना समझ लेना कि आपको क्या बताएगा instantaneous force। No, it cannot। It will tell you the average force। So the formula is for the average force। अच्छा, अब जी आप ये बात करें कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक हेडिंग लिखें, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ही फोर्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वही सेंटेंस फिर से लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। समझ आइए बात? न्यूटन का सेकेंड लॉ ही फोर्स की डेफिनेशन है। रेट, और फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एज अ नेट फोर्स। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एज अ नेट फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is force। That's it। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिकली हम पहले ही लिख चुके हैं कि F इज इक्वल टू
डेल्टा पी और तो क्या हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं एज एवरेज और एज इंस्टेंटेनियस? ऑब्वियसली एज एवरेज। यहां से आगे फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल्स और फिर हम आगे मूव करेंगे। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। Office. अल्लाह हाफिज़ सर।